बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज जिसे सोसाइटी कहते हैं इंग्लिश में, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, समाज को हम लोग देखेंगे कि समाज क्या होता है। समाज को अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं। सामान्य तौर से हम लोग सामान्य अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। सामान्य रूप से व्यक्तियों के या मनुष्यों के समूह को हम लोग समाज कह देते हैं, जबकि समाजशास्त्र में वैसा इसका अर्थ नहीं होता, है ना। समाजशास्त्र में इसका क्या अर्थ होता है ना, इसको किस रूप से हम समझते हैं, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र की भाषा में समाज क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊं समाज क्या होता है। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु ही समाज है। समाजशास्त्र है ना, समाजशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, समाज का शास्त्र है, समाज का विज्ञान है, सोशियोलॉजी, है ना। तो समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, समाज है। ठीक है, और जैसे कि जो वाल्ट नामक विद्वान हुए, उन्होंने भी परिभाषा किया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिल्डिंग्स का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैं इन चीज़ों को इसलिए नाम से बता रहा हूँ कि समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज रूपी अवधारणा का कितना महत्व है ना। तो समाज रूपी अवधारणा का समझना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग पहुँचते हैं समाज पर। सामान्य लोग, जैसे पहले बताया मैं कि मनुष्यों के समूह को समाज बोल देते हैं, जबकि समाजशास्त्र की भाषा में इसका अर्थ समाज नहीं होता, है ना। समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ होता है कि जो सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। मैकाइवर पेज ने इसी बात को बताया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। जोर से बोलिए, है ना, क्योंकि वीडियो बन रहा है और यूट्यूब में जाएगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समाज को, तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा मैकाइवर पेज ने कहा है। मैकाइवर पेज ने 1931 में जिस पुस्तक की रचना की, उसका नाम ही सोसाइटी था उसका। ठीक है ना, इसको भी याद रखना, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप लोगों को जो नया पैटर्न है नया शिक्षा नीति में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, होंगे ना। हो सकता है इंटरनल में भी इसको मैं पूछ लूँ आप लोगों से। ठीक है, तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाइवर पेज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है या जाल है। तो समाज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको समझना होगा, सामाजिक संबंधों को। क्लियर हुआ, सामाजिक संबंधों को आप लोग समझ जाओगे, तब फिर क्लियर होगा कि किस प्रकार से इस जटिल व्यवस्था को समाज कहेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग सामाजिक संबंध। ठीक है, तो संबंध को अगर हम लोग देखें, है ना, संबंध को मैंने यहाँ पर दो भागों में यहाँ पर दिखाया है लिख करके। एक होता है भौतिक संबंध, दूसरा सामाजिक संबंध। संबंध से हम लोग शुरुआत करते हैं। संबंध किसे कहेंगे, संबंध के लिए एक चीज हमको याद रखना जरूरी है कि कभी भी कोई भी चीज अकेला रहेगा तो संबंध नामक शब्द नहीं आएगा। आएगा क्या, संबंध के लिए एक से अधिक का होना जरूरी है। दो संबंध के लिए दो या दो से अधिक का होना जरूरी है, तभी संबंध स्थापित होगा। ठीक है, और संबंध किसे कहेंगे, दो कोई भी अलग अलग वस्तु है, उनके बीच जो संपर्क होता है उसी को हम संबंध कहेंगे, सरल शब्दों में। आ रहा है, संबंध के लिए अकेला रहेगा संबंध नहीं होगा। संबंध शब्द कब आएगा, जब कोई भी वस्तु दो है या दो से अधिक है। क्लियर हो रहा है। दूसरा चीज, उनके बीच किसी प्रकार का संपर्क स्थापित होगा, तब संबंध स्थापित होगा। क्लियर हो गया। संबंध को हम दो भागों में हम देख सकते हैं। क्या क्या लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड में,
भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध से स्पष्ट हो रहा है कि जो निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, अगर उनके बीच अगर संबंध पाया जाता है तो उसको भौतिक संबंध कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में चाक है, चाक क्या है? निर्जीव है ना। ब्लैक बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड क्या है? निर्जीव है। तो ये दोनों के बीच जो संबंध है ये क्या है? भौतिक संबंध है। मतलब दोनों के बीच चेतना नहीं है। ब्लैक बोर्ड नहीं जानता कि चाक है, चाक ये नहीं जानता कि ब्लैक बोर्ड। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से यहाँ सामने मेरा यहाँ बुक रखा हुआ है टेबल पर, बुक भी अपने आप में निर्जीव है और टेबल भी है ना। दोनों को एक दूसरे की चेतना है क्या? दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं जानते, तो इनके भी जो संबंध है क्या कहलाएगा? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं सामाजिक संबंध। ठीक है, तो सामाजिक संबंध किसे कहेंगे? तो जो जीवित प्राणी रहेंगे, देखो सामाजिक संबंध में क्या है? दो जीवित प्राणी के बीच ही जो संबंध पाया जाएगा उसको हम सामाजिक संबंध कहेंगे। क्लियर हो रहा है? भौतिक में लोग क्या देखें? दो निर्जीव के बीच, या अगर मान लो एक निर्जीव है एक सजीव है, तो भी वो पूरी तरह से वो सामाजिक में नहीं आएगा, भौतिक नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसको चेतना नहीं है ना। तो सामाजिक संबंध के लिए सबसे पहला क्या है? जीवित प्राणी का होना। क्लियर हो रहा है? जो जीवित प्राणी रहेगा उन्हीं के बीच सामाजिक संबंध स्थापित होंगे। फिर सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करेंगे जीवित प्राणी? क्योंकि हर इंसान की कुछ जरूरत रहती है, आवश्यकता रहती है। व्यक्ति अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे के पास जुड़ता है ना, संबंध बनाता है, तभी वो क्या होगा? सामाजिक संबंध बनता है। क्लियर हो रहा है? तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जरूरत के लिए जब दूसरे व्यक्ति के पास संपर्क करता है, उसके बाद उनके बीच अंतःक्रिया होती है। ध्यान देकर समझना इन चीज़ों को, है ना। जब एक व्यक्ति दूसरे के पास अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, उसके संपर्क में आता है, और उसके बाद जब उनके बीच अंतःक्रिया होती है तब सामाजिक संबंध बनता है ना। अंतःक्रिया किसे कहेंगे? अब यहाँ पे एक सवाल आ गया, जैसे मैं क्लास में आया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना, आप लोग बोले गुड आफ्टरनून सर, आप लोगों की तरफ से आया, तो मेरे तरफ से क्या रिप्लाई में आया? गुड आफ्टरनून बच्चों। मतलब आप लोगों की क्रिया के साथ मैं भी क्या कर रहा हूँ? एक क्रिया व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी क्रिया कर रहा हूँ ना। आप लोगों की क्रिया के प्रत्युत्तर में मैंने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की वो क्या कहलाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया कहलाएगा। ध्यान रखना, है ना। सामाजिक, जैसे कोई बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और माता पिता प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं। मतलब एक कर्ता की क्रिया से दूसरे कर्ता में प्रतिक्रिया होना और उत्तर देना क्या कहलाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। क्लियर हो रहा है? तो इसी को बताना चाह रहा हूँ सामाजिक संबंध के अंतर्गत कि जो जीवित प्राणी रहते हैं उन लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और उनकी भी जब अंतःक्रिया होती है ना, उसके बाद क्या बनता है? सामाजिक संबंध बनता है। क्लियर हो रहा है? सामाजिक संबंध, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर हूँ, हमारे भी जो संपर्क हो रहा है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है ना, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, टीचर और स्टूडेंट के भी जो संपर्क हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक संबंध कहेंगे। कोई व्यक्ति जैसे कोई वस्तु खरीदने की दुकान में गया, है ना, तो वहाँ पर भी सामाजिक संबंध बन रहे हैं। एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गया, वहाँ ही बन रहा है। एक व्यक्ति का अपने परिवार के साथ भी सामाजिक संबंध स्थापित हो रहा है। तो कुल मिला के सामाजिक संबंध का दायरा बहुत दृष्टि से व्यापक रहता है। सामाजिक संबंध अमूर्त रहता है ना, व्यक्ति उसको देख नहीं सकता और छू नहीं सकता, उसको महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है सामाजिक संबंध को। क्लियर हो रहा है? इसका नाम अमूर्त है। सामाजिक संबंध असंख्य रहते हैं। एक व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है ना। सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है ना। अगर मैं मोबाइल से अगर आप लोग को जरूरत पड़ा, मुझे फ़ोन किया या मैं आप लोगों को किया, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष हो गया। उसी तरह से व्हाट्सएप से व्यक्ति जुड़ रहे हैं, फेसबुक से जुड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जो संबंध रहता है, साथ में जैसे अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर के साथ, ये स्थायी संबंध है। क्लियर हो रहा है ना। लेकिन अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया, है ना, कोई सामान खरीदारी के लिए, या फिर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, तो उनका संबंध अस्थायी रहेगा। जिस समय जरूरत है उस समय जाके
अपना जुड़ गया, संबंध स्थापित हो गया, सामाजिक संबंध नहीं है फिर, है ना, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के सामाजिक संबंध क्या रहता है, उसकी संख्या अनगिनत रहती है, अमूर्त रहता है। सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। सामाजिक संबंध स्थायी भी रहता है, अस्थायी भी रहता है। क्लियर हो गया? तो यही सब जो चीज़ें हैं ये हमारा सामाजिक संबंध के अंतर्गत आएंगे। तो सामाजिक संबंध क्लियर हो गया। इसी सामाजिक संबंधों की जब जटिल व्यवस्था जुड़ जाती है ना, एक जाल बन जाता है मैकावर पेज के शब्दों में, तब हम उसको क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। क्लियर हो गया? समाज के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है ना। समाज की विशेषताओं को मैं नेक्स्ट में भी उसका चर्चा करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन 3 चीज़ों को ध्यान रखना। समाज के लिए सबसे पहले जीवित व्यक्ति का होना जरूरी है, जीवित प्राणी का, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, जीवित प्राणी का होना जरूरी है। दूसरा क्या है, उनके भी सामाजिक संबंध स्थापित होना जरूरी है, और उनमें सामाजिक अंतःक्रिया। 3 चीज़ें रहेंगी तभी हमारा समाज बनेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं शुरू बोला, जीवित प्राणी का होना जरूरी है। मानव शब्द उपयोग नहीं किया, हमने गौर किया। तो जीवित जो भी रहेंगे, प्राणी रहेंगे, उनका समाज रहेगा। समाज ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य में पाया जाता है ना, पशु पक्षी में पाया जाता है। देखना, चींटियों का समाज रहेगा, मधुमक्खी का रहता है, वानर का रहेगा, रहता है ना, बंदरों का भी। तो इसी को मैकावर पेज ने कहा है कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। मैकावर पेज का कथन है ये, जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। क्लियर हो रहा है? तो जहाँ भी जीवित प्राणी पाए जाएंगे वहाँ समाज रहेगा। लेकिन हम लोग समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पशु समाज का अध्ययन नहीं करते, ठीक है। समाज तो हर प्राणी में पाया जाता है, जैसे बताया, चींटी में, मधुमक्खी में, वानर में, है ना। लेकिन हम लोग समाज शास्त्र के अंतर्गत पशु समाज का अध्ययन नहीं करते। समाज शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, मानव समाज का। क्लियर हो गया? हम लोग जो समाज शास्त्र में समाज पढ़ेंगे किसका है, मानव समाज का, ठीक है। और समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था समाज है। क्लियर हो गया? जब परिभाषा आएगा, जब आप लोग समाज के बारे में वर्णन करोगे, लिखोगे समाज क्या है, तो जो जो चीज़ें मैंने बताएं उसका वर्णन करना हम लोग पढ़ेगा क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। और उसमें ये भी लिखना कि मैकावर पेज का जो परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको जरूर लिखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं समाज की विशेषताओं को, कि समाज की विशेषताएं क्या क्या है। मैं जिस प्रकार से यहाँ है ना समाज की विशेषताओं को रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग भी ठीक इसी तरह से इसको प्रस्तुत करना, है ना। तभी आप लोग परीक्षा में आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिखते जाइए।
तो समाज की जो विशेषताएं हैं उसको मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट में यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहला है समाज की विशेषता के अंतर्गत इसका आधार क्या है, सामाजिक संबंध है, ठीक है। इसका आधार सामाजिक संबंध है और इसमें और विशेषता क्या पाई जाती है, ये सबको आप एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है इसमें। फिर क्या है, समाज में अमूर्तता गुण होता है, अमूर्त होता है, ठीक है। फिर है समाज में समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है। फिर इसके अंतर्गत सहयोग एवं संघर्ष भी पाया जाता है। फिर है समाज की अगली विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। फिर है अंतिम में कि समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। 4 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। जब परीक्षा में आएगी इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से बता देना, ठीक है। इसमें अधिक नंबर मिलते हैं, उसके बाद फिर इनका बारी बारी से वर्णन कर देना, ठीक है। अब इसको हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल में समाज की विशेषताओं को। सबसे पहली विशेषता में क्या है, समाज का आधार क्या है, सामाजिक संबंध है। तो जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि सामाजिक संबंधों की जब जटिल व्यवस्था बन जाती है तो उसको समाज कहते हैं, है ना। तो समाज का आधार क्या है, सामाजिक संबंध है। सामाजिक अंतःक्रिया भी आ जाएगा, है ना। सामाजिक अंतःक्रिया जब होगा तभी भी सामाजिक संबंध स्थापित होगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो पहली विशेषता में क्या लिखोगे कि समाज का आधार क्या है, सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध जब स्थापित होते हैं और उसकी जटिल व्यवस्था बन जाती है तभी समाज का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। दूसरी विशेषता में देखते हैं हम लोग समाज की पारस्परिक जागरूकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना इसको मैं बता रहा हूँ। समाज की दूसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। जहाँ पर जागरूकता रहेगी, है ना, वहीं पर सामाजिक संबंध बनेंगे और वहीं फिर समाज का निर्माण होगा। जागरूकता किसे कहेंगे, एक साधारण सा चीज है। तो किसी के अस्तित्व का आभास होना, किसी के अस्तित्व का आभास होना, किसी गतिविधि का आभास होना, वही जागरूकता है। थोड़ी देर पहले मैंने संबंध में बता रहा था, संबंध को 2 भागों में मैंने बांट के बताया था, भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध हम लोग देख रहे थे कि जैसे मेरे हाथ में ये चाक है, ये ब्लैक बोर्ड है ना। चाक को जो है ब्लैक बोर्ड के अस्तित्व का आभास नहीं है क्योंकि निर्जीव है। ब्लैक बोर्ड को चाक के अस्तित्व का आभास नहीं है क्योंकि दोनों निर्जीव है ना। गतिविधि का भी ज्ञान नहीं है उनको। ब्लैक बोर्ड को ये पता नहीं है कि चाक मुझ पर लिख रहा है, या चाक को पता नहीं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। क्लियर हो रहा है। मतलब एक दूसरे के अस्तित्व का जहाँ पर ज्ञान नहीं रहता, आभास नहीं रहता, उसी गतिविधियों का आभास नहीं रहता, चेतना नहीं रहती। क्लियर हो रहा है। एक दूसरे की गतिविधियों का अस्तित्व का जहाँ पर चेतना नहीं रहती, है ना, वहाँ पर जागरूकता नहीं रहती। जहाँ पर एक दूसरे की गतिविधियों का, है ना, एक दूसरे के अस्तित्व का जहाँ पर चेतना रहता है, ज्ञान रहता है, वही जागरूकता है। क्लियर हो रहा है। आप लोगों को जैसे यहाँ पता है कि त्रिपाठी सर यहाँ पढ़ा रहे हैं समाज को, है कि नहीं। मान लो अगर मैं नहीं रहता यहाँ पर, है ना, खाली ब्लैक बोर्ड रहता तो आप लोगों को चेतना रहती क्या। ब्लैक बोर्ड पढ़ा रहा है, ऐसे तो नहीं रहता ना। मैं नहीं रहता तो, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को, तो आप लोगों का आभास हो रहा है ना, चेतना है ना कि त्रिपाठी सर पढ़ा रहे हैं। मुझे भी याद है कि आप लोग यहाँ उपस्थित होकर मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, इस टॉपिक को सुन रहे हो, है ना। मुझे भी उसकी चेतना है, आप लोगों को भी चेतना है। यही जो चेतना है एक दूसरे गतिविधि का, अस्तित्व का, इसी को हम जागरूकता बोलेंगे। क्लियर हो रहा है। तो समाज में क्या होता है, यहाँ पर पारस्परिक जागरूकता पाई जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे के कार्यों का, एक दूसरे गतिविधियों का भली भांति चेतना रहती है, भली भांति ज्ञान रहती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समान रूप से वहाँ पर पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जागरूकता पाई जाएगी तभी हमारा समाज बनेगा। जागरूकता पाई जाएगी तभी सामाजिक संबंध बनेंगे। जब जहाँ सामाजिक संबंध बनेंगे वहीं उसकी जटिल व्यवस्था समाज के निर्माण का क्रिया हो रहा है। तो पारस्परिक जागरूकता का समाज के लिए होना क्या है, नितांत आवश्यक है। क्लियर हो गया। समाज की अगली विशेषता क्या है, अमूर्तता। अमूर्त लिखो यहाँ पर, है ना। क्योंकि जो समाज हमारा क्या है, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम समाज कहेंगे। और सामाजिक संबंध क्या रहते हैं, अमूर्त रहते हैं। मैं इसके पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ अमूर्त क्या रहता है, बताया हो ना। फिर से उसी उदाहरण की मैं फिर से दूंगा मैं, कि जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, हम उसका अनुभव नहीं करते, मतलब कि दिखाई नहीं देती लेकिन उसका हम अनुभव करते हैं, वो अमूर्त है। जैसे आपकी क्लास में यहाँ पंखा चल रहा है ना, पंखा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, जो फैन है घूमते ही है,
है ना, चलते हुए, ये हमारा मूर्त है जो दिखाई देता है। लेकिन उसके जो घूमने से जो हवा आ रही है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। मतलब यहाँ पंखा क्या है? मूर्त है। लेकिन पंखा के चलने से जो हवा आ रही है वो हवा क्या है? अमूर्त है। हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि हवा आ रहा है। तो हवा को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, है ना। ठीक उसी तरह से समाज क्या रहता है? अमूर्त रहता है। मतलब समाज सामाजिक संबंधों से बड़ी जटिल व्यवस्था है। असामाजिक संबंध अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी टॉपिक के अंतर्गत, सामाजिक संबंध क्या रहते हैं? अमूर्त रहते हैं। हम सामाजिक संबंध को नहीं देख सकते, हम अनुभव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसको नहीं देख सकते। क्लियर हो रहा है? इस कारण हमारा समाज क्या है? क्लियर हो रहा है? फिर हम लोग देखते हैं क्या समाज की विशेषता पाई जाती है? समानता एवं असमानता, है ना। तो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, है ना, सभी बराबर तो नहीं रहते, है ना। कई लोगों के में विचार में, व्यवहार में, उनकी गतिविधियों में असमानताएं पाई जाएंगी। कुछ लोग के उनके व्यवहार में, गतिविधियों में क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएगी। हमेशा एक जैसे वहाँ पर व्यक्ति नहीं मिलेंगे, है ना। तो समाज में दोनों प्रकार के यहाँ पर सामाजिक संबंध हमको देखने, सामाजिक संबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार के व्यक्ति हमको देखने को मिलेंगे, है ना। कई लोग समान दृष्टिकोण के रहेंगे। समानता कहने का उनका दृष्टिकोण समान होना, उनका व्यवहार समान होना, उनके विचार समान होना, उनकी गतिविधियाँ समान होना। और असमानता मतलब जितनी चीज़ें बोला हूँ, है ना, उनका दृष्टिकोण, उनका विचार, उनका व्यवहार, उनकी गतिविधियाँ, है ना, ये सब क्या होंगी? या तो समान होंगी या फिर असमान होंगी। तो समाज में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? फिर है इसमें सहयोग एवं संघर्ष। अगली विशेषता क्या है समाज की? सहयोग एवं संघर्ष। समाज में सहयोग भी पाया जाएगा और संघर्ष भी पाया जाएगा, लेकिन मूल रूप से मुख्यतः सहयोग पर ही हमारा समाज टिका रहता है। इसको याद रखना, है ना। दोनों प्रकार की इस विशेषता के अंतर्गत पाई जाएगी, सहयोग और संघर्ष। इसको मैं जब इसका क्या बोलते हैं नेक्स्ट डे में जब इसका रहेगा तो उसको मैं बताऊंगा मैं, है ना। आप लोगों के सिलेबस में है ये सहयोग और संघर्ष। कोशिश करेंगे तो उसमें भी वीडियो बन जाए, ठीक है ना, यूट्यूब के लिए। तो सहयोग और संघर्ष में इतना बता दूँ यहाँ पर संक्षिप्त में। सहयोग किसे कहेंगे? किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके एक साथ संयुक्त प्रयास करते हैं, सरल शब्दों में, उसी को हम सहयोग कहेंगे। यहाँ पर भी जैसे मैं संबंध के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि संबंध दो या दो से अधिक रहे तभी संबंध स्थापित होगा, है ना, किसी भी वस्तु के बीच में। ठीक उसी तरह से सहयोग के लिए भी दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। इसको याद रखना। अकेला व्यक्ति तो सहयोग नामक शब्द आएगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है? सहयोग कब कहलाएगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक जैसे या समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर एक साथ जब संयुक्त प्रयास करेंगे, है ना, तब उसको क्या कहेंगे? सहयोग करेंगे। मान लो कोई 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहा है, कहीं एक कीचड़ में गाड़ी फंस गया, समझना मेरी बात को। कोई 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहा है, कीचड़ में गाड़ी फंस गया, अगर व्यक्ति अकेला है और उसको धक्का लगा रहा है तो सहयोग नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? लेकिन अगर वो धक्का लगा रहा है और आसपास वाले देखें, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, कि अरे इससे तो गाड़ी आगे निकाला ही नहीं जा रहा है, अब 2-3 लोग और आ गए, अब उसको धक्का लगाने लगे उसके साथ में, गाड़ी मारी के साथ में, तब वो सहयोग कर रहा है। क्लियर हो रहा है? सब उद्देश्य हो गया ना। उस गाड़ी जो फंसा हुआ है कीचड़ में, तो उस गाड़ी को उस कीचड़ से निकाल करके सुरक्षित निकालना, सबका उद्देश्य एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके संयुक्त प्रयास या प्रयत्न करते हैं, उसको हम सहयोग कहेंगे। डिटेल बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। जब नेक्स्ट में जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। संघर्ष क्या होगा? किसी उद्देश्य को पाने के लिए व्यक्ति जब कोई हिंसा या बल का प्रयोग करता है, मतलब हिंसा या बल के माध्यम से अपने उद्देश्य को पाने का प्रयास करना ही संघर्ष है, ठीक है। तो समाज में दोनों विशेषताएं पाई जाएंगी, सहयोग और संघर्ष, है ना। लेकिन मुख्य रूप से मूलतः सहयोग की ज़्यादा प्रधानता रहती है, क्योंकि सहयोग ही समाज को एक तरह से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? सहयोग पाया जाएगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी संघर्ष भी वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर है समाज की अगली विशेषता में पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। पुस्तक में अन्योन्य आश्रिता शब्द का प्रयोग हुआ है। अन्योन्य आश्रिता मतलब एक दूसरे पर परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहना, आश्रित रहना, ठीक है। इसको मैंने सरल भाषा में यहाँ पर लिख दिया, पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता मतलब हमेशा
एक व्यक्ति का दूसरे के साथ निर्भरता पाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं जी सकता। हमेशा उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीने के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है ना। तो समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास परस्पर संबंध पाया जाएगा और उस पर निर्भरता पाई जाएगी अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा अंतिम विशेषता क्या है, पढ़ो जोर से। हमारा अंतिम विशेषता है सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था। तो समाज क्या रहता है, सदैव मतलब हमेशा परिवर्तनशील मतलब बदलता रहता है, और व्यवस्था क्या रहेगी, जटिल रहेगी, जटिल होती जाएगी। परिवर्तन के बारे में आप लोग सिलेबस में टॉपिक और डिटेल में चर्चा करूँगा। परिवर्तन करने का अर्थ होता है उसको बदलना, सरल शब्दों में किसी भी वस्तु का बदल जाना ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो समाज है क्या रहता है, परिवर्तनशील है और जटिल व्यवस्था, मतलब समाज हमेशा बदलती रहती है। ये सोचो कि समाज स्थायी रहता, नहीं बदलता। तो आज से हजारों लाखों साल पहले जो आदिम समाज था, मानव के जीवन जीने का तरीका क्या था पहले, है ना, आदिम प्रकार का था ना, बहुत सरल आदिम प्रकार का। तो आज के जो समय में जो परिवर्तन आया है, एक जटिल समाज हो गया, विकसित समाज हो गया, है ना। क्या ये हो पाता, क्या नहीं हो पाता ना, अगर स्थायी रहता तो। स्थायी मतलब वही ठहर जाना हमेशा के लिए, तो वैसी नहीं है। समाज हमेशा क्या, समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब बदलने के कारण सरल से क्या बनता है, जटिल बनता है ना। क्या बनेगा, वो सरल से जटिल बन जाएगा, आदि से या प्राचीन से आधुनिक बन जाएगा। ठीक है, तो कारण वही है कि समाज हमेशा बदलता रहता है। और क्या है, जटिल व्यवस्था है, बहुत सारे सामाजिक संबंधों के जाल हैं। जाल को जान ही रहे हो आप लोग, जाल बहुत जटिल रहता है ना। तो उसी कारण से क्या है, व्यवस्था हमारा समाज का जटिल रहता है। क्लियर हो गया। ये 7 विशेषता है ना, इसको अच्छी ढंग से याद कर लेना, और इनका फिर जैसे मैंने बताया, फिर इसका बारी बारी से सबका वर्णन इसका करना है आप लोगों को। अब हम लोग अगला देखते हैं समाज के अंतर्गत कि समाज के प्रकार थोड़े देखते हैं। ठीक है, समाज के प्रकार बहुत सारे विद्वान लोग अपने ढंग से अलग अलग प्रकार बताएं, लेकिन मैं एक क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से जो समाज की जो प्रकार है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। ठीक है, तो समाज के 4 जो प्रकार हैं, इसको मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जनजाति समाज, दूसरा में देखेंगे कृषक समाज, है ना, तीसरा में हम लोग का आ जाएगा औद्योगिक समाज। ठीक है, और चौथा आ जाएगा ये उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, कौन कौन सा बोला, जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। ये 4 जो समाज के प्रकार हैं, इनको थोड़ा सा मैं चर्चा करके आप लोगों को बता देता हूँ। जनजाति समाज किसे कहेंगे, जो जनजाति समाज क्या है, मानव का एक ऐसा समूह समाज है जो कि एक निश्चित भूभाग पर अपने एक सामान्य संस्कृति, एक सामान्य भाषा के साथ निवास करते हैं। एक सामान्य उनका भाषा रहता है, सामान्य संस्कृति रहेगा और एक निश्चित क्षेत्र में निवास रहता है, उसी को हम जनजाति समाज कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कृषक समाज। कृषक समाज के भी अवधारणा एक जटिल है, विद्वान लोग अपने तरफ से इसको बताने का प्रयास किए हैं। मैं सरल भाषा में आप लोग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कृषक समाज किसे कहेंगे, तो कृषक समाज जो ग्रामीण परिवेश में रहता है, कृषक लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं ना। कृषक समाज किसे कहेंगे, जो ग्रामीण परिवेश में रहता है और जो पारिवारिक आधार पर कृषि कार्य करता है, खेती करता है, सरल शब्दों में, उसी को क्या कहेंगे, कृषक समाज कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद आता है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज जो है औद्योगिक क्रांति की देन। जब औद्योगिक क्रांति हुआ, है ना, बड़े बड़े मशीन लगे और बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा जब सामान का उत्पादन कार्य शुरू हो गया, तब जिस समाज का अस्तित्व आया उसको हम बोलेंगे औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज में क्या होता है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पर नगरीकरण पाया जाएगा, जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, यहाँ के अधिकांश लोग किसी उद्योग में या कोई भी ऑफिस में या अपना नौकरी करते हुए पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो कृषि संबंधी काम बहुत कम रहता है, अधिकांश लोग किसमें पाए जाएंगे, उद्योगों में या कहीं नौकरी करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, या इस समाज में अव्यक्तिक संबंध पाया जाता है, यहाँ पर वो घनिष्ठता नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक संबंधों का कमी रहता है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला है उत्तर औद्योगिक समाज।
तो औद्योगिक समाज के बाद जो समाज अस्तित्व में आया उसे हम लोग कहेंगे उत्तर औद्योगिक समाज। देखो यहाँ पर जो मैंने विशेषता बताई थी कि समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है, यहाँ पर जो क्लियर हो रहा है ना, है कि नहीं? कि जैसे जनजातीय समाज पाया जाता है ना, उसके बाद कृषक, उसके बाद औद्योगिक। अगर हम एक परिवर्तन के ढंग से देखें तो कि जैसे औद्योगिक समाज व्यक्ति सोचेगा कि उद्योगों की स्थापना हो गया तो यहीं पर आके रुक जाएगा, वैसे नहीं है। औद्योगिक समाज के बाद में जो एक और समाज का विकास हुआ उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर मतलब औद्योगिक समाज के बाद का समाज। तो अमेरिका के एक विद्वान हुए डैनियल बेल, उन्होंने ही उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी है। इसको ध्यान देना, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा अमेरिकी एक विद्वान हुए डैनियल बेल, उन्होंने दिया है। और उनका जो कहना है कि औद्योगिक समाज के बाद इसका अस्तित्व आया है उत्तर औद्योगिक समाज का। किसे कहेंगे उत्तर औद्योगिक समाज? सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, है ना। उत्तर औद्योगिक समाज हुआ है जिसमें ज्ञान की प्रधानता रहती है। ध्यान देना, मतलब यह समाज क्या है? ज्ञान प्रधान समाज है। यहाँ पर सूचना का महत्व रहेगा, ज्ञान का महत्व रहेगा, सेवा का महत्व रहेगा यहाँ पर, है ना। यही इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना समाज, ये कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, थैंक्स।